वेलकम टू केजी क्लासेस। हम लोग हिस्ट्री की इग्नू की बुक इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी को कवर कर रहे हैं। इसके 3 लेक्चर पहले आ चुके हैं और ये हम लोग उस बुक के यूनिट 2 को पढ़ रहे हैं, बंगाल एंड अवध। और इस यूनिट 2 का 3 पार्ट आ चुका है। ये चौथा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल देख लिया। फिर उसमें हमने यहाँ देखिए डिक्लाइन ऑफ मुगल देख लिया। उसके बाद बंगाल अंडर ऑटोनॉमी देख लिया। ओके, मुर्शिद कुली खान के बारे में हमने पढ़ लिया है। शुजाउद्दीन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अलीवर्दी खान के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग प्लासी के बैटल के बारे में पढ़ेंगे। मेन है प्लासी का बैटल। आज हम लोग बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे और इसके साथ साथ सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में कि बंगाल का इकोनॉमी क्या था। एडमिनिस्ट्रेशन हमने देख लिया, अब इकोनॉमी क्या था, इस इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे और इस इकोनॉमी के वजह से किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है बंगाल में, वो सब इसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग प्लासी का बैटल और सिराजुद्दौला को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है बंगाल टुवर्ड्स सब्जुगेशन। यहाँ देखिए ये टॉपिक है बंगाल टुवर्ड्स सब्जुगेशन। इसी में बैटल ऑफ प्लासी आता है। हम लोग इससे पहले बंगाल टुवर्ड्स ऑटोनॉमी पढ़े और इस ऑटोनॉमी हम लोग मुर्शिद कुली खान को पढ़े, शुजाउद्दीन के बारे में पढ़े, अलीवर्दी खान के बारे में पढ़े। अब ये बंगाल टुवर्ड्स सब्जुगेशन है जिसमें हमको बैटल ऑफ प्लासी पढ़ना है। ओके, तो इससे आगे हम चले इससे पहले थोड़े हम इकोनॉमी को, उस वक्त का इकोनॉमी क्या था वो हम लोग जान लेते हैं। बुक में उतना इकोनॉमी के बारे में बेसिक्स दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये ग्रेजुएशन का बुक है, कुछ बेसिक्स जानना आप लोगों को ज़रूरी है। तो अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑटोनॉमस स्टेट में बंगाल इतना इम्पॉर्टेंट क्यों था, बंगाल के पीछे क्यों लोग पड़े रहते थे, चाहे ये उस वक्त का समय हो, लेटर औरंगजेब के टाइम का समय हो, फिर अगर ब्रिटिश का वहाँ शासन शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पे ऐसा क्या क्यों ऐसा सिचुएशन, वहाँ का इकोनॉमिक स्थिति क्या थी जिसके वजह से अंग्रेज भी बंगाल को अपना कैपिटल बनाने का सोचते हैं। देखिए बंगाल में था क्या, बंगाल पूरे एशिया का बंगाल, एशिया में सिर्फ और सिर्फ बंगाल से 60% का एक्सपोर्ट होता था। कहाँ? यूरोप में। यूरोप में बंगाल से 60% का एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बंगाल से होता था। एशिया का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट बंगाल से होता था। कितना? 60%। कहाँ पे होता था? तो यूरोप में होता था। इसलिए बंगाल काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ओके, बंगाल रिच सोर्स था। बंगाल रिच सोर्स था राइस का, बंगाल रिच सोर्स था इंडिगो का, ब्लैक पेपर का, शुगर का, सिल्क का, कॉटन क्लॉथ का, टेक्सटाइल्स का, ये सब का एक्सपोर्ट बंगाल से होता था। तो बंगाल इस वजह से काफ़ी प्रॉफिट में रहता था और अंग्रेज को बहुत अच्छे सामान की ज़रूरत होती थी जो उसको बंगाल से मिल जाता था। तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बंगाल पे अपना आधिपत्य जमाने का कोशिश हमेशा करता रहा। तो लेटर औरंगजेब के बाद क्या था, यहाँ का नवाब सब काफ़ी स्ट्रांग निकला। बेसिकली थ्री नवाब यहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। मुर्शिद कुली खान ये काफ़ी अच्छा चेहरा था, स्ट्रांग था। उसके बाद आया शुजाउद्दीन, 14 साल शासन किया, अच्छा नवाब बन के उभरा, वो अच्छा नवाब था। उसके बाद अलीवर्दी खान आता है। अलीवर्दी खान भी लगभग 16 साल वो अच्छे से शासन करता है बंगाल में। तो ये सब अच्छे बंगाल के नवाब निकले जो अंग्रेज को पैर पसारने नहीं दिए। ये अंग्रेज को अंग्रेज को रोक करके रखे ताकि अंग्रेज अपना आधिपत्य यहाँ नहीं जमा सके। लेकिन जब कमज़ोर होता है शासन, जब कमज़ोर होता है
जब सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला एक्चुअली फंस जाता है एक भंवर में, ऑफिशियल साथ नहीं देते, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और इसके बाद फिर ब्रिटिश क्या करता है, अपना शासन यहाँ पे जमा लेता है और 1757 से 1765 तक में क्या होता है, ब्रिटेन का पावर बढ़ता चला जाता है और बंगाल का नवाब अपने पावर को हैंड ओवर करते चले जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये इकोनॉमी का नेचर है। अब जैसे देखिए क्यों अब ये बात सामने आती है कि बंगाल इतने शांति वाले युग में था, तब तो इतना अच्छा व्यापार हुआ, यहाँ के नवाब इतने लंबे लंबे समय तक रहे, कैसे रहे? जैसे मुर्शिद कुली खान काफ़ी लंबे समय तक रहे, 1700 से शुरू होता है, अगर दीवान का पद वो 1700 में लेते हैं, 1700 से लेकर के वो 1727 तक रहते हैं, काफ़ी लंबा टाइम है, वो वहाँ रहते हैं। उसके बाद सुजाउद्दीन 14 साल तक रहते हैं, अलीवर्दी खान अलीवर्दी खान 16 साल तक रहते हैं। तो ये सब क्यों सक्सीड किए इतने लंबे लंबे रेन को रखने में? पहला रीजन था मुगल डिक्लाइन हो रहा था। पहला रीजन देखिए, मुगल डिक्लाइन हो रहा था, नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था मुगल पे, कमज़ोर हो रहा था। अब अहमद शाह अब्दाली का इन्वेजन हुआ था, मुगल कमज़ोर हो रहा था। दूसरा रीजन था मराठा काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा था और ढेर सारे अलग स्टेट्स जो थे वो मराठा के साथ युद्ध करने में बिजी था। मराठा अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा था, दूसरे पे अटैक कर रहा था। वहाँ से वो अपना काफ़ी फेमस टैक्स वसूलने का तरीका था चौथ, वो सबसे चौथ लेता जाता था। तो मराठा अलग बिजी था। तो ये सारे रीजन की वजह से बंगाल शांत रहा और यहाँ पे पीस कायम किया जा सका। ओके, तो इस वजह से बंगाल का इकोनॉमी इतना स्ट्रांग हो चुका था। जरा सोचिए, 1706 से लेकर के 1757 तक 6.5 करोड़ का सिल्वर बंगाल के पास जमा हो चुका था। कितना ज्यादा ये कमाया। पॉपुलेशन की अगर उस वक्त की बात करिए, इतनी शांति स्थिति थी वहां की कि यहाँ का इकोनॉमी काफी स्ट्रांग हो जा रहा था। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 1706 में 15,000 पॉपुलेशन बंगाल का था। बंगाल कितने बंगाल को आप लीजिएगा, उस अभी का आप बंगाल ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, ये सारे एरिया उस वक्त के बंगाल में थे। तो उस वक्त पॉपुलेशन था 15,000 पॉपुलेशन बंगाल का था। वही 1757 जाते जाते वो पॉपुलेशन 1 लाख हो गया। पॉपुलेशन भी बढ़ा, इकोनॉमी भी बढ़ा। 1717 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एम्पेरर जो थे फर्रुखसियार, वो एक फरमान जारी करके दे देते हैं ताकि ब्रिटेन यहाँ से फायदा उठा सके। ब्रिटेन फर्रुखसियार को मना लेते हैं, उसके ट्रेजरी में 3,000 रुपए जमा करके वो एक फरमान लेते हैं जिसका नाम था दस्तक। दस्तक फरमान में क्या होता था, क्या नाम था उसका, दस्तक। दस्तक में क्या होता था कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो रुपए लगता था, जो सेस लगता था, वो हटा दिया गया। मतलब अब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट चार्ज लगेगा ही नहीं। वो जितने जो मेन ऑब्जेक्ट का रेट है उसमें वो खरीदेंगे, अंग्रेज खरीदता था और उसे फिर बहुत अच्छे प्रॉफिट में बेच देता था। टैक्स लगेगा तब तो रेट बढ़ेगा, टैक्स लगता नहीं था, जीरो था टैक्स, तो वो बेच देता था। तो इस तरह से ब्रिटेन भी यहाँ काफ़ी खुश था और उसको कंट्रोल कर ब्रिटेन बहुत आगे भी नहीं बढ़ चढ़ पा रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ नवाब थे जो काफ़ी स्ट्रांग थे। जैसे मुर्शिद कुली खान ढाका से अपने कैपिटल को मुर्शिदाबाद शिफ्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं, ये नदी के बगल में था, ट्रेड होता था और यहाँ से वो ब्रिटिशर्स पे नज़र रख सकते थे। ठीक है, तो बहुत इकोनॉमी बढ़ी लेकिन कमज़ोर नहीं हुआ बंगाल, ये सारे नवाब की वजह से। और ब्रिटिशर्स जो थे वो भी फायदा उठाते चले गए। जब यहाँ कमजोर शासन शुरू होता है, जब अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है, तब क्या होता है देखिए। तो अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में, 1756 में अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है। तो अब जैसे मुगल एम्पायर का औरंगजेब का डेथ हुआ तो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया और उनके बेटों में काफ़ी युद्ध हुआ। अलीवर्दी खान की डेथ होती है 1756 में और अलीवर्दी खान का क्योंकि कोई बेटा नहीं था, इस अलीवर्दी खान को 3 बेटी थी और उस तीनों बेटी में जो सबसे छोटी बेटी थी उसका एक पुत्र था सिराजुद्दौला, जिसको अलीवर्दी खान अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते हैं। तो सिराजुद्दौला सक्सेसर बन गया अलीवर्दी खान का।
तो अब छोटी बेटी के बेटा को बना दिया गया, अपने ग्रैंडसन लगेंगे वो, उनको बना दिया गया सक्सेसर। तो अब जो उनकी दो बेटी थी, ठीक है, वो दुश्मन बन गए। जैसे शौकत जंग वो पूर्णिया का फौजदार था। शौकत जंग वो पूर्णिया का फौजदार था, ये सिराजुद्दौला का दुश्मन बन गया। घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, वो इसकी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण दुश्मन बन गई। ठीक है, तो ये सब इसके अपोज में हमेशा सिराजुद्दौला को गिराने की कोशिश करने लगे। तो अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला को बनाते हैं सक्सेसर, लेकिन सिराजुद्दौला इस तरह के जाल में फंसता चला जाता है। चलिए, यही सब अपने जाल में फंसाती है घसीटी बेगम दुश्मन। अब परिवार में ही अगर दुश्मन है, ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच यही तो प्रॉब्लम था। ब्रिटिशर्स क्या होते थे, वो लोग एक अच्छे ऑफिशियल्स को हायर करते थे और अच्छे ऑफिशियल्स को रखते थे, और अच्छे ऑफिशियल्स का वो हायरार्की चलता रहता था। लेकिन इंडिया में क्या होता था, ये परिवार से निकलेगा तो इससे एक दुश्मनी हो जाती थी, दुश्मनी पैदा हो जाता था। तो इस वजह से सिराजुद्दौला कमजोर होता गया। अब जैसे शौकत जंग को ले लीजिए, ये दुश्मन बन गया। घसीटी बेगम को मौसी, ये दुश्मन हो गई। उसके बाद क्योंकि ये सारे अपोज में हैं, तो लेटर बाद की बात कर रहे हैं, मैं आगे देखूंगा, जगत सेठ ये उसके खिलाफ हो जाता है। और भी ढेर सारे थे लोकल लोग, वो इसके अपोज में हो जाते हैं, जमींदार सब अपोज में हो जाते हैं। ठीक, तो सिराजुद्दौला सबसे छोटी बेटी का बेटा निकला, मतलब छोटा ग्रैंडसन निकला। और घसीटी बेगम का बेटा था राज बल्लभ, वो उसका दुश्मन निकला। ठीक है, देख लिए हम लोग। शौकत जंग पूर्णिया का ये सूबादार था, ये इसका दुश्मन निकला। तो सिराज का कहीं ना कहीं ये सबसे घिर चुका था और ये लोगों से फ्री होना चाहता था। ठीक, उसके बाद ब्रिटिशर्स तो देख ही रहे थे परिवार में झगड़ा चल रहा है, तो वो इसी मौके की तो तलाश में ब्रिटिशर्स थे, कब ये लोग के फैमिली में झगड़ा होगा और हम बीच में अपना काम निकाल लेंगे। तो ये सारे रीजन हैं जिससे बंगाल कमजोर हो रहा था। ठीक है, तो ये सारे चक्कर में जब सिराजुद्दौला परेशान होता है, तो वो एक दिन पूर्णिया की तरफ रुख करता है। पूर्णिया में कौन था, शौकत जंग, वो वहां का सूबादार था। वो काफी परेशान कर रहा था सिराजुद्दौला को, वो अपना अधिकारी इसे मान ही नहीं रहा था, वो इसे नवाब मान ही नहीं रहा था। तो वो उसे हराने के लिए पूर्णिया की तरफ कूच करता है। ओके, लेकिन जब वो आधे रास्ते में ही होता है, तो उसे पता चलता है कि बंगाल से बाहर निकलने के बाद अंग्रेज अपना मनमानी बंगाल में शुरू कर दिए। तो फिर वो वापस बंगाल लौट जाते हैं और वहां पे राजमहल को कैप्चर करते हैं और कलकत्ता पे अपना अधिकार दोबारा जमा करके और फिर वापस पूर्णिया की ओर रुख करते हैं। और मनिहारी के बैटल में शौकत जंग को हरा दिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। तो एक दुश्मन तो हो गया खत्म सिराजुद्दौला का। ठीक है, अब आगे जो मेन दुश्मन है वो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये तो छोटा मोटा दुश्मन था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो कैसे पेश आए, चलिए हम लोग देखते हैं। तो अब हम देखते हैं बैटल एंड प्लासी एंड आफ्टर, प्लासी के वॉर में क्या हुआ और उसके बाद। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ओनली प्लासी के बैटल तक रहेंगे। ओके, आफ्टर एक नए वीडियो में बना के दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो प्लासी का वार क्यों हुआ, आज हम उसे जानेंगे। ओके, अब देखिए, एक दुश्मन तो गया शौकत जंग, इधर बची कौन, इधर बची घसीटी बेगम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो काफी बड़े दुश्मन थे। बाद में जो थे जमींदार सब, मनी लेंडर सब, ये लोग तो फिर मौका का फायदा उठाने वाले दुश्मन थे। तो पहले हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखते हैं, जो बहुत बड़े मौका का फायदा उठाने वाले दुश्मन थे। ओके, तो ब्रिटेन से सिराजुद्दौला को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि ब्रिटेन क्या किया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इन्होंने फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफिकेशन शुरू कर दिया, और ये सिराजुद्दौला को पसंद नहीं था। ये बात पहले भी ब्रिटिशर्स ने किया था, लेकिन अलीवर्दी खान जैसे बड़े बड़े नवाब जो थे, मजबूत नवाब, वो ये सारे चीज़ को मना कर दिए थे, करने नहीं देते थे। सिराजुद्दौला भी उसी कदम पे चलने की कोशिश किया था, वो मना कर रहा था कि देखिए आप ऐसा नहीं करिए,
यहाँ पे ब्रिटेन भी फोर्टिफिकेशन कर रहा था और फ्रांस भी फोर्टिफिकेशन कर रहा था। तो समझाने पे फ्रांस तो मान गया, लेकिन ब्रिटेन नहीं माना। क्यों मानेगा ब्रिटेन? ब्रिटेन तो इससे पहले साउथ में काफ़ी ढेर सारे वॉर में वो जीता था और उसका हौसला बढ़ा हुआ था कि सिराजुद्दौला क्या कर लेगा, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ, मैं तो ऐसे ही साउथ में बड़े बड़े पावर्स को हरा करके आया हूँ। तो ब्रिटेन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बात मान नहीं रही थी, तो उसका फोर्टिफिकेशन जारी था। ठीक है, ये और दूसरी वो गलती क्या किया हुआ था कि राज बल्लभ घसीटी बेगम का बेटा था, और राज बल्लभ का जो बेटा था वो था कृष्णदास। तो राज बल्लभ का बेटा कृष्णदास को महल में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कृष्णदास को अपने महल में शरण दे दिया। तो इससे सिराजुद्दौला को गुस्सा आया, क्योंकि उसका बेटा ऐसे भी देश निकाला कर दिया गया था सिराजुद्दौला इसको, कृष्णदास को, जो राज बल्लभ का बेटा था। तो फिर ब्रिटिशर्स उसको अपने में रहने के लिए क्यों दिया, उसे पनाह क्यों दिया वो अपने पास? किसी नवाब के द्वारा निकाला गया किसी व्यक्ति को क्यों आप अपने शरण में लेंगे? ये तो खिलाफ है, उसके नवाब के खिलाफ है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप व्यापारी हैं, व्यापार करिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों घुस रहे हैं? तो ये बात सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आई। ये दूसरा मैटर हो गया। और तीसरा मैटर था जो फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया था जिसका नाम था दस्तक, मैंने आपसे पहले भी बताया। वो दस्तक का मिसयूज किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कैसे मिसयूज किया जा रहा था? वो दस्तक दिया गया था, जैसा मैंने पहले आपको बताया, कि इस दस्तक के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है, वो बंगाल के अंदर बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर सकता है, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं लगेगा, वो जीरो है। लेकिन वहां ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, वो इसमें अपना भी स्वार्थ देख रहे थे। वो उस व्यापार के साथ साथ क्या कर रहे थे, अपने निजी व्यापार को भी आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि ये तो थी उस कंपनी की, टोटल कंपनी के लिए ये फरमान जारी हुआ था, ना कि कंपनी के किसी पर्टिकुलर पर्सनल को ये फरमान जारी हुआ था। तो कंपनी तो व्यापार कर ही रही थी, वो तो यहाँ से जो पैसा जा रहा था वो तो जा ही रहा था, टैक्स ले नहीं रहा था, ऐसे ही बंगाल लुट रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये जो ऑफिशियल्स थे, ये अपना भी निजी व्यापार यहाँ से शुरू कर दिए। तो दो गुना क्या हुआ इससे, दो गुना लॉस में बंगाल जा रहा था। एक लॉस तो था ही कि कंपनी ले जा रही है, दूसरा उसका ऑफिशियल्स भी यहाँ का धन लेकर के जा रहा है। तो ये तीन चीज काफी गुस्सा दिलाया सिराजुद्दौला को। ठीक, अब सिराजुद्दौला को जो गुस्सा आता है तो वो ब्रिटिशर्स को बोलते हैं, आप ये फोर्टिफिकेशन बंद करिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स मानने वाले थे नहीं, क्योंकि वो जानते थे सिराजुद्दौला कमजोर है। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला का खुद अपना आदमी ही उसके खिलाफ है, तो क्यों बात मानेगा ब्रिटिशर्स? तो आगे सिराजुद्दौला क्या करता है, तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आता है सिराजुद्दौला के बार बार ये मना करने पर कि आप फोर्टिफिकेशन ना करें। अब देखिए, फोर्टिफिकेशन ब्रिटिशर्स कर क्यों रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफिकेशन कर क्यों रही थी? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में 7 ईयर वॉर चल रहा था। कब? 1756 से 63 तक। ओके, यूरोप में, और ढेर सारे उसके कॉलोनियल, जहां जहां उसका कॉलोनी था, यूरोप, अमेरिका, वो सारे जगह चल रहा था। तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि ये जो युद्ध है वो इंडिया में भी होगा। यहाँ भी फ्रेंच थे और ये ब्रिटिशर्स थे, तो ये दोनों फोर्टिफिकेशन करने में लगे हुए थे। लेकिन सिराजुद्दौला के मना करने पे फ्रेंच तो फोर्टिफिकेशन को रोक देता है, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं करता है। तो फोर्टिफिकेशन करने का मेन रीजन यही था कि 7 ईयर वॉर की वजह से ये लोग एक दूसरे के दुश्मनी से बचना चाहते थे, फ्रेंच और ब्रिटेन। ओके, तो फोर्टिफिकेशन नहीं रोका, ब्रिटिशर्स करता रहा। अब कोई गार्जियन है किसी स्टेट का, वो बार बार किसी अपने एरिया में किसी मर्चेंट को बोल रहा है कि आप ये काम ना करें, आप फोर्टिफिकेशन ना करें, तो मर्चेंट बिना कहे बिना सुने किया जा रहा है, तो ये तो फिर सर पे चढ़ना हो गया। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ गया, तो वो क्या करते हैं, गुस्सा में मार्च करते हैं कलकत्ता की ओर। वो कासिम बाजार को सील कर देते हैं, कैप्चर कर लेते हैं, और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लेते हैं।
और गुस्सा में काफ़ी थे। तो फोर्ट विलियम में ही उन्होंने क्या करते हैं, एक रूम में, कहा जाता है कि वो रूम का साइज 18 फीट बाय 14 फीट था, और उसमें 146 लोग को सिराजुद्दौला बंद कर देते हैं। अब ये बात सच है नहीं, ये बात कहता है एक शख्स है जिसका नाम है हॉलवेल। हॉलवेल था, वो ब्रिटिशर्स था। तो हॉलवेल भी उस रात उस कमरे में बंद था। तो हॉलवेल बोलता है 146 लोग उस कमरे में बंद था, और उस कमरे में से 23 लोग जिंदा निकला, और उस 23 लोग जिंदा निकलने में वो हॉलवेल बोलता है मैं भी था। तो अब ये बात सही लग नहीं रही कि 18 बाय 14 में 146 लोग। इतिहासकार मानते हैं कि शायद ये ऐसा तो नहीं हो सकता है, पता नहीं क्या था वो तो, क्योंकि ज़्यादातर इतिहासकार इस बात को गलत मानते हैं। तो इस इंसिडेंस को कहा गया ब्लैक होल इंसिडेंस, कि एक 18 बाय 14 के कमरा में 146 लोगों को बंद कर दिया गया, और उसमें से 23 सर्वाइव होकर के निकला। ये बात एक्चुअली मैंने आपको बता दिया, ये हॉलवेल कह रहा है, ये उस वक्त का जो नागरिक जो उस रूम में बंद था, ये वो कह रहा है ये बात। अपने कुछ इतिहासकार तो ये बोलते हैं कि सिर्फ 46 लोग सभी होंगे। ओके, वो भी बहुत है। तो ब्लैक हॉल इंसिडेंस होता है, और कासिम बाजार को कैप्चर कर लिया जाता है, फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया जाता है। तो इंग्लिश सब जो थे वो भाग जाते हैं, और भाग के वो फुलता द्वीप है, वो वहां पे जाके शरण ले लेते हैं। तो ये था सिराजुद्दौला के गुस्सा में आने के बाद का काम, जिन्होंने वो सब काम किया। अब क्योंकि यहाँ से इंग्लिश का एक तरह का अपमान हुआ, इंग्लिश अपने आप को काफी स्ट्रांग समझता था, और सिराजुद्दौला खदेड़ दिया ये लोग को। तो मद्रास से एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव, ये दो काफी इंपॉर्टेंट चेहरे, आप समझ लीजिए। अगर अगर बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, शुजाउद्दौला था इंपॉर्टेंट चेहरा, तो ब्रिटिशर्स के लिए ये दो चेहरा है, एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव। ये काफी मजबूत चेहरा था जो यहाँ के नवाब पे भारी पड़ गया। तो एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव एक एक जमीन पर से और दूसरे वाटर के रास्ते से, हाँ, मद्रास से होते हुए बंगाल, डायरेक्ट ईस्ट बंगाल के खाड़ी होते हुए। जैसे अगर आप ये मैप देखते हैं, ये अगर आप मैप देखते हैं, ये अगर मैप है, एक सेकंड, ये अगर मैप है, तो ये मद्रास से यहाँ पे बंगाल था, ये मद्रास वाला एरिया, ये बंगाल वाला एरिया। तो यहाँ एक चलते हैं रॉबर्ट क्लाइव वाटर होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, और दूसरा जो एडमिरल वाटसन थे वो लैंड होते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं। ये दोनों यहाँ से आर्मी लेके निकलते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थे। ये बंगाल का एरिया हो गया, ये मद्रास का एरिया हो गया, यहाँ से वाटर के रास्ते से और ज़मीन के रास्ते से वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, तो ये लोग 1757 जनवरी में कलकत्ता को कैप्चर कर लेता है, और मार्च 1757 में ये लोग चंद्रनगर को कैप्चर कर लेता है। तो ये दो मेजर सिटीज जो कैप्चर होते हैं, तो सिराजुद्दौला, क्योंकि सिराजुद्दौला कच्चा खिलाड़ी था, ये अभी तक मैच्योर हुआ नहीं था, क्योंकि ये खुद परेशान था। ये मैंने आपके इसके सारे दुश्मन के बारे में बता दिया, ये उसमें बिजी था। तो इन्होंने हड़बड़ी में क्या करता है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर कर लेता है। तब ट्रीटी ऑफ अलीनगर कर लेता है, और ब्रिटिशर्स काफ़ी मैच्योर था, वो ट्रीटी ऑफ अलीनगर करके अपना फायदा भी उठाते हैं, और बाद में जो प्लासी का बैटल होता है उसमें नवाब को ही दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ अलीनगर का उल्लंघन किया है, इसलिए ये युद्ध हुआ। समझ रहे हैं, ब्रिटिशर्स स्ट्रांग था, और ये ठहरा कच्चा खिलाड़ी। हाँ, ये ना ही इमेच्योर था, ये नवाब मैच्योर नहीं था। ओके, तो अलीनगर के ट्रीटी में क्या था, अंग्रेज 2-3 यहाँ पे अपना दावा ठोकता है। सबसे पहले वो कहता है, देखो भाई, तुमने जो फरमान बंद कर रखा है, जो हम लोग यूज कर रहे थे, एम्पेरर ने जो फरमान दिया था वो दस्तक, तुम मुझे वापस उसको यूज करने दो। तो इसका ऑर्डर अंग्रेज ले लेते हैं, फरमान का यूज करने का ऑर्डर वो ले लिया। दूसरा बात क्या था कि मैंने जो कलकत्ता और चंद्रनगर को कैप्चर करा, और उसमें जो मेरा खर्च हुआ, मेरा जो रुपए खत्म हुआ, तुम वो रुपए मुझे वापस दो। तो ये बात भी सिराजुद्दौला को मानना पड़ता है, और वो उस रुपए को वापस देने का भी सोच लेता है। दूसरी बात, पहले हमने देख लिया कि फरमान का यूज, दस्तक जो फरमान था इसका यूज वो करने का ऑर्डर ले लिया। दूसरा, वो सारे मनी वापस ले लिए जो उसे युद्ध करने में खर्च गए थे। ओके, तीसरा बोला, देख भाई, आगे फ्यूचर में हम लोग पीस रखेंगे,
और चौथा भी वो ले लिया। चौथा था कि सिक्के ढालने की अनुमति तुम मुझे यहाँ पे दे दो। हो गया। 4 बात ये अंग्रेज रखे और चारों बात अंग्रेज का मान लिया गया। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ये इसलिए दिए थे क्योंकि एक बहाना बहाना बन जाए। बाद में वो इसका उल्लंघन करते हैं और ये इल्जाम लगा देते हैं सिराजुद्दौला पे, और इस वजह से, क्योंकि उसे अब ये नवाब ही नहीं चाहिए था। सबसे बड़ी बात है, ये ट्रीटी साइन हो चुका था, लेकिन फिर भी अब अंग्रेज सोच लिया कि ये खतरनाक व्यक्ति है, आगे फिर से मुसीबत खड़ा कर सकता है। तो वो लगा मनाने को। किसे? तो अ, उसके जो ऑफिशियल्स थे वो उसको मनाने को लगा। जैसे मीर जफर को वो मनाने में लग गया। वहाँ के लोकल पावर्स जो थे उसे मनाने में लग गया। तो मीर जफर से कहा गया कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें नवाब बना देंगे। मीर जफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, हेड सेनापति था, और उसे ये लोग तो अब ये यहाँ पे शुरू हो गया, गेम खेलना शुरू कर दिया, किस तरह से सिराजुद्दौला को हम निकाल फेंकें। ठीक। तो जब मीर जाफर ने भी एक वर्चुअल टाइप से साथ देने को राजी हो गया अंग्रेज को। ठीक है। अब इसमें घसीटी बेगम थी, है, घसीटी बेगम थी, शौकत जंग था, जिसे उसके बाद ये आमिर शौकत जंग तो मर चुका था, जगत सेठ था, राज वल्लभ था, राय दुर्लभ था। तो ये राय दुर्लभ और मीर जाफर पे काफी विश्वास करता था सिराजुद्दौला। ये दो काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे इसके, जिसपे इसे काफी विश्वास था। ये दोनों विश्वासघात करने का सोचा। तो ये सारे गेम को प्लान करके रॉबर्ट क्लाइव जो काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी आगे बढ़ा। रॉबर्ट क्लाइव यहां आया और फिर यहाँ का गवर्नर बन गया। ठीक है। और ये फिर यहां से काफी ज्यादा वेल्थ कमा करके गया था। ये काफी तरक्की किया इंडिया आके रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका रॉबर्ट क्लाइव एक मैच्योर आदमी, और इसका सामना होता है सिराजुद्दौला से। काफी इंटेलिजेंट था रॉबर्ट क्लाइव। तो इन्होंने सबको मना करके, सिराजुद्दौला के दुश्मन को मना करके, राय दुर्लभ को, मीर जाफर को, ये सबको मना करके उन्होंने 12 जून 1757 में मार्च करता है फोर्ट की तरफ। ओके। तो सिराजुद्दौला को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे मार्च कर रहा है, अब युद्ध होना है। तो सिराजुद्दौला वो लोगों को रोकने के लिए भी वापस रिट्रीट करता है, और वो भी वहां पे अपने बहुत बड़े सेना को लेके चल देता है। ऐसा बोला गया था कि 3200 ही सेना थे ब्रिटिशर्स में सिर्फ 3200 सेना थे, और 50,000 सेना सिराजुद्दौला का था। फिर भी सिराजुद्दौला हार गए। इसमें युद्ध हुआ ही नहीं। दूसरी बात तो ये है, यहाँ युद्ध हुआ ही नहीं। ये नाम का एक युद्ध था, यहाँ तो प्री प्लान हो चुका था। युद्ध कहाँ? युद्ध तो तब होता जब आमने सामने से भयंकर टकराव होता। युद्ध तो हुआ ही नहीं, ये तो प्री प्लान था। तो फिर 23 जून 1757 का समय आता है। इस दिन हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। इस दिन क्या होता है, जब वॉर शुरू होता है तो सिराजुद्दौला देखते हैं कि मीर जफर तो है ही नहीं, क्योंकि मीर जफर ने तो पहले ही प्लान किया था कि आप सिराजुद्दौला से ये ना कहें कि मैं आपके तरफ हूं, लेकिन मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। तो मीर जफर थे ही नहीं। अब सेना चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर उसे ठीक तरीके से लीड करने के लिए अगर लीडर ही नहीं हो, तो कहाँ से वो सेना की तरह काम करेगी? मीर जफर था नहीं जिसके दम पे ये वॉर जीता जा सकता था। तो जब जब सिराजुद्दौला को ये पता चलता है कि मीर जाफर गायब हैं, राय दुर्लभ साथ नहीं दे रहे हैं, तो सिराजुद्दौला वो जंग के मैदान को छोड़कर भाग जाता है। ठीक है। वो भाग करके मुर्शिदाबाद जाता है। मुर्शिदाबाद में अपनी पत्नी को साथ लेता है, और फिर वहां से भाग के वो पटना सेफ जोन में चला जाता है। ओके। तो ये युद्ध हुआ नहीं। आप खुद देखिए, यहां युद्ध तो हुआ ही नहीं। तो ये था बैटल ऑफ प्लासी। ओके। तो क्या हुआ, ये युद्ध खत्म हो जाता है। युद्ध खत्म हो गया, सपना पूरा हो गया मीर जाफर का, वो अब नवाब बन गया। तो ये मीर जाफर पहला पपेट नवाब बनता है। ठीक है। मीर जाफर पहला पपेट नवाब बनता है। मीर जाफर के बारे में आगे एक वीडियो बनाऊंगा। मीर जाफर और उसके बाद जो आने वाले मीर कासिम है, उसके बारे में आपको वीडियो बना के डिटेल से बताऊंगा ये दोनों का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा। तो मीर जाफर नवाब बनता है। मीर जाफर के जो इंटेंशन ब्रिटिशर्स का था मीर जाफर को नवाब बनाने का, वो ब्रिटिशर्स का सपना पूरा होता है। अब नवाब अपना है, पपेट है, तो जो मन में आया वो करेंगे। ठीक है। अब वो कितना टैक्स क्या है नहीं है, वो अपना काम खुद करेंगे। ठीक।
अब नवाब के गवर्नमेंट में पहले क्या था, अब अपना ब्रिटिशर्स को बोला गया था आप मर्चेंट थे, अपना मर्केंटाइल वर्क करें, एडमिनिस्ट्रेटर मैं हूँ, नवाब मैं एडमिनिस्ट्रेशन करूंगा। अब ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करते हैं। अब जब मीर जाफर आते हैं तो एक फैक्शनलिज्म उभर के आता है। ढेर सारे लोग हैं जो मीर जाफर को अपना नेता नहीं मानते। अब हर कोई अपना इसमें रोटी सेकना चाहते हैं। अब जैसे बड़े बड़े जो थे, जैसे आप ले लीजिए जगत सेठ को ले लीजिए, आमिर चंद को ले लीजिए, ये लोग अपना काम निकलवाने में लगे हुए थे, किस तरह से मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में घुसूं और स्ट्रांग हूँ और मजबूत हूँ। तो अब ये डमाडोल स्थिति आ गई थी बंगाल की। बंगाल अब बिल्कुल मजबूत नहीं रहा, ये कमजोर होता जा रहा था। बाद में ये बात अलग है कि मीर जाफर मीर कासिम को एहसास होता है, लेकिन अब लेट हो चुका था। मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी ये इतना ही है। तो बस आप यहाँ देखिए कि जब वॉर खत्म हुआ तो हालात कैसे थे। एक पपेट नवाब बन के रहेगा तो क्या होगा, ठीक। तो इसमें आप इतना ही देखिए, जो मेहनत से बनाया गया बंगाल जो काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता था, जिस बंगाल में मुर्शिद कुली खान का वर्चस्व दिखता था, जिसमें सुजाउद्दीन का वर्चस्व दिखता था, अलीवर्दी खान का ताकत दिखता था, अब ये बंगाल अब एक पपेट बंगाल बन के रह गया, कमज़ोर इतना हो गया। तो प्लासी के बैटल के बाद इंडिया बंगाल का ये हाल था। तो आज हमने इतना पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मीर जाफर और मीर कासिम के बारे में बताऊंगा। लंबा हो गया है ये। तो आज हमने क्या क्या देखा उस पर नज़र डाल लेते हैं। आज हमने देखा ये प्लासी का युद्ध देखा, और प्लासी एंड आफ्टर जो है, ये आफ्टर वाला पार्ट जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बना करके आपको आपके सामने लाऊंगा। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।